मैं डॉक्टर चतुर सिंह, हिंदी विभाग, MSc कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट 3 की प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक हिंदी कविता का में जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है उसमें नरेश मेहता की विभिन्न कविताएं जो पाठ्यक्रम निर्धारित हैं उनकी क्रम से व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पंक्तियाँ महाभाव कविता से हैं। पशुप्रिया दूरबाओं के ये हरिद्र अंकुर, क्या मात्र पत्तियाँ ही हैं, इनमें उस स्तुतियों की सी कृतकृत्यता नहीं लगती। क्या इन उपेक्षित घासों को किसी ऋषि की करुणा ने कोई अनुष्ठुप नहीं सौंपा, इसमें किसी देवता का वास नहीं लगता। इन अंत्यज माटी मंत्रों को एक कवि की दृष्टि से देखो, कैसी आवाहनमयी ऋणता अनुभव होती है। नरेश मेहता की महाभाव कविता में संकलित हैं ये पंक्तियाँ। इसमें कवि ने प्रकृति के प्रत्येक उपादान को नई दृष्टि से देखने का आग्रह किया है। कवि कहते हैं कि पशुओं को प्रिय लगने वाली दूब के ये पीले हरे अंकुर क्या केवल पत्तियां ही हैं? क्या ये अज्ञात सत्ता की स्तुतियों के समान पवित्र एवं सार्थक नहीं लगती? तुच्छ समझे जाने वाली घासों को किसी वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि ने अपनी करुणा से व्यक्त अनुष्ठुप छंद नहीं अर्पित किया? इनमें क्या किसी देवता का वास नहीं है? ये भी उस परम सत्ता के वरदान से हरी भरी रहती हैं। इसलिए इस धरा के निम्न भाग में स्थित मिट्टी रूपी मंत्रों को एक कवि की अनुरागात्मिका दृष्टि से देखो, ये कैसी आमंत्रण से युक्त सरलता एवं स्वाभाविकता का अनुभव कराती हैं। इसमें प्राकृतिक उपादानों को अज्ञात सत्ता का वरदान बताया है। रूपक, परिकर एवं आक्षेप अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। ये पंक्तियाँ भी महाभाव कविता से ही उद्धृत हैं। इनमें कवि प्राकृतिक उपादानों को अनुरागमयी दृष्टि से देखने का आग्रह करते हैं। आकाश में नहीं, मेघों पर, पृथ्वी पर गंगा की कृतार्थता मिलती है। आकाश में नहीं, सत्य को पृथ्वी पर वनस्पतिक सार्थकता मिलती है। होने दो अवतरित अपने भीतर के इस महाभाव को। ऊर्ध्व की इस अवरोहण यात्रा को एक कवि की दृष्टि से देखो, कैसी वैष्णवी उत्सवता अनुभव होती है। आकाश में नहीं, मेघों पर, पृथ्वी पर गंगा की कृतार्थता मिलती है। यहाँ कवि कहते हैं कि बादल आकाश में नहीं परंतु पृथ्वी पर बरसने से और गंगा का प्रवाह बढ़ाने से सफलता मिलती है। तो बादल को सफलता कब मिलती है? बादल को आकाश में नहीं सफलता मिलती, बादल को आकाश में नहीं परंतु पृथ्वी पर बरसने से और गंगा का प्रवाह बढ़ाने से सफलता मिलती है। आकाश में नहीं अपितु धरती पर ही सभी बीजों को वनस्पतियों के रूप में फलने फूलने की सार्थकता मिलती है। इस प्रकार इस धरती पर प्राकृतिक उपादानों से अनुराग भाव उत्पन्न होने दो। अपने हृदय में ऐसा महाभाव आने दो। ऊपर से नीचे की ओर की इस यात्रा में
अव्यक्त सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार कर लो। एक कवि की दृष्टि से प्रकृति को देखो तो तुम्हें ईश्वरीय सत्ता की पवित्र अनुभूति होने लगेगी। इसमें धरती के प्राकृतिक उपादानों को नए रूपों में दर्शाया गया है। भाषा, तत्सम प्रधान तथा पर्यायुक्त अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है। आगे का ये छंद सूर्योदय एक संभावना उनकी कविता से यहाँ लिया गया है। सूर्योदय एक संभावना में कवि की ये पंक्तियाँ आप देखें। कल तुम जहाँ खड़े थे वहाँ एक ऐसा सूर्योदय हुआ था जिसका कीर्तन करते अनंत पाखी मधुमाधव उत्सव की गुलाल लगा रहे थे। आकाश का यह माधव प्रकाश के मधु छत्ते से मधुपर्क वितरित कर रहा था और पृथ्वी परे अड़याल को मधुमती लग रही थी। सूर्योदय एक संभावना कविता की इन पंक्तियों में अनंत पाखी असंख्य पक्षियों के लिए पक्षियों के लिए आया है। मधुमाधव बसंत ऋतु के लिए मधुमाधव शब्द का प्रयोग हुआ है। मधुपर्क शहद, परिणयाकुल प्रेम के लिए व्याकुल। सूर्योदय एक संभावना की सूर्य की संभावना कविता में ये जो पंक्तियाँ संकलित हैं, कवि ने सूर्योदय को लक्ष्य कर अपने भावों की यहाँ अभिव्यक्ति दी है। कवि कहते हैं कि कल तुम जहाँ खड़े थे वहाँ पर एक ऐसा सूर्योदय हुआ था जिसका कीर्तन अनेक पक्षी अपने मधुर कलरव से कर रहे थे। वे सभी पक्षी प्रातःकालीन अरुणिम बेला में ऐसे लग रहे थे जैसे बसंत ऋतु के फाग के उत्सव में गुलाल चारों ओर फैली हुई हो। आकाश में बसंत के प्रातःकाल का अरुणबिंब सूर्य मानो प्रकाश रूपी शहद के छत्ते से पराग को धरती पर वितरित कर रहा था और पृथ्वी ऐसी लग रही थी कि जैसे विवाह के लिए उत्सुक कोई मधुमती नायिका हो। यहाँ पर यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सूर्योदय की जो बड़ी ही सुंदर बेला है उसका यहाँ मनोरम चित्रण कवि प्रस्तुत करते हैं। सूर्योदय एक संभावना की आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ प्रस्तुत हैं। सूर्य को भी देवताओं की भांति आकाश ही प्रिय है। शायद प्रत्येक तेजस्विता आकाश होती है और सौम्यता पृथ्वी। इसलिए तुम गायत्री भूषा में प्रत सूर्य बनकर पृथ्वी पर धूप चलने लगे। हिम शिखरों से नदियाँ बहते हुई मैदान में खड़े हुई पता नहीं अरण्य से क्या बातें कर रहे थे। ये पंक्तियाँ भी सूर्योदय एक संभावना कविता से यहाँ ली गई हैं। कवि ने सूर्योदय को लेकर अपनी कल्पना के दृश्यों की संभावना यहाँ बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। कवि कहते हैं कि सूर्य को भी देवताओं की भांति आकाश ही प्रिय है। वह सदा आकाश में ही चमकता है। इससे ऐसा लगता है कि आकाश से ही प्रत्येक तेजस्विता का उदय होता है और पृथ्वी से सदा सौम्यता व्यक्त होती है। ये दोनों तेजस्विता एवं सौम्यता के प्रतीक हैं। इसी कारण सूर्य की किरणें गायत्री मंत्र से अलंकृत होकर तेजस्विता से प्रतिसूर्य बनकर पृथ्वी पर धूप के रूप में चमकने लगी हैं। सूर्य हिमालय के शिखरों से
नदियों का दोहन करता हुआ तथा मैदान में खड़ा हुआ वनों से न जाने क्या क्या बात करता रहता है। यहाँ कवि ने आकाश को तेजस्विता गुण वाला बताया है और पृथ्वी को यहाँ पर वे सौम्यता कहते हैं। यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण एवं परिकर अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। अगली जो पंक्तियाँ हैं वह भी सूर्योदय एक संभावना से ही प्रस्तुत की गई हैं। ये पंक्तियाँ हैं, एक नए आरण्यक को आया देख वनस्पतियाँ अपनी चपल कौतूहलता में तुम्हारे वस्त्रों को धूप समझ उनसे खेल रही थीं, जैसे कि वे स्वर्ग मृग हों। तुम्हारे व्यक्तित्व की वह पवित्रता ही थी जिसे छूते ही धरित्री सरस्वती गंधा लग रही थी, और वे हवाएं वैसी ही प्रसन्न चिड़िया थीं जैसी प्रार्थना घंटों की अंतिम थरथराहट अपने में लिए संध्या हवाएं होती हैं। औषध संपन्नता तुम्हारी आंखों में सदियों की आँच का सा आमंत्रण था। नरेश मेहता रचित सूर्योदय एक संभावना कविता से ये पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। यहाँ इसमें कवि ने सूर्योदय के प्राकृतिक परिवेश को लेकर बड़ी ही सुंदर कल्पना यहाँ प्रस्तुत की है। कवि कहते हैं कि एक नया आरण्यक आया देखकर वनस्पतियाँ अपनी चंचल कौतूहल प्रवृत्ति के कारण तुम्हारे चमकीले वस्त्रों को धूप समझती हैं तथा वे तुम्हारी अरुण किरणों को सोने का मृग मानती हुई उनसे खेलती हैं। कवि सूर्य को लक्ष्य कर कहते हैं कि यह तुम्हारे व्यक्तित्व की पवित्रता ही थी कि जिसका स्पर्श करते ही पृथ्वी सरस्वती गंधा के सदृश लग रही थी। उस समय हवाएं भी उसी प्रकार प्रसन्न लग रही थीं जैसी चिड़ियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। संध्या काल पर प्रार्थना आराधना के लिए घंटे बजाए जाते हैं। उनकी मधुर अनुगूंज तक होने वाला रण का स्वर जैसे हवा में तैरता रहता है। वैसे ही सूर्योदय होने पर औषधियों से संपन्न धरती की आंखों में चमक फैल रही थी। इस तरह सारा प्राकृतिक वातावरण एकदम नवीन एवं आकर्षक लग रहा था। यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकर अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है और सूर्योदय के प्राकृतिक परिवेश को लेकर यहाँ कवि ने अपने विचार व्यक्त किए। सूर्योदय एक संभावना की आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए यहीं तक। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में शेष पंक्तियाँ प्रस्तुत हो जाएंगी। धन्यवाद।